बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सहाबी बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। हमने लॉ गेट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई और हम उसका जो है लीगल एथिक की एक मुकम्मल वीडियो आपको रिकॉर्ड करवा चुके हैं। वो वीडियो इतनी अहम है कि उसको ज़रूर देखना। वो 10 नंबर की वीडियो है। एक वीडियो आपको 10 नंबर दिलवा सकती है अगर आप उसको समझ कर करें। और स्टेटमेंट लीगल एथिक की जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी टेक्स्ट को आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी। वो आपको टेक्स्ट से उठा कर देगा, स्टेटमेंट उठा कर देगा, आपसे अपने लफ्ज़ों में नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट आपको देगा। जब आपने बार बार स्टेटमेंट पढ़ी होगी तब आपको वो आ जाएगी। आज हम उसका दूसरा शुरू कर रहे हैं। ये 20 नंबर का पोर्शन है। सिर्फ 166 आर्टिकल हैं इसमें, सिर्फ 166 आर्टिकल है। ये हमारे पास कानून शहादत, ठीक है, ये इसका बेयर एक्ट है। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं, इसके बेयर एक्ट को, कि ये 20 नंबर का है। 10 नंबर आपके आगे लीगल एथिक और 20 नंबर ये। इसके बाद हम 20 नंबर शुरू कर देंगे सीपीसी के। 50 नंबर आपके बन गए और 6 नंबर तक का हम आपको पीपीसी करवा चुके हैं, तो आपके 56 नंबर तक बन गए। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि अगर आपका कुछ लेट होता है लॉ गेट का तो हम पूरा आपको सिलेबस कवर करवा देंगे। अगर नहीं तो आपका ये इनको अच्छे तरीके से देखेंगे, आपके 56 नंबर तक आपका कवर हुआ पड़ा है अभी। तो मज़ीद हम कोशिश ये करेंगे आपको 70 नंबर तक के आपको लेक्चर आपकी इस लॉ गेट से पहले पहले दे दें। अगर ये लॉ गेट जल्दी हो जाता है फिर मजबूरी है, फिर हम तो रिकॉर्ड करवा देंगे 100% सिलेबस। फिर आगे आने वाले लॉ गेट को वो जो है वो काम आ जाएंगे, मगर आपने इनको गौर से देखना है। सबसे पहले तो ये है कि आपसे ये पूछ सकता है कि ये इसका नाम क्या है। आप कहेंगे इसका नाम है दी कानून शहादत, ऑर्डर नहीं, दी कानून शहादत 1984। इसका नाम है दी कानून शहादत 1984। आपसे पूछ सकता है ये कब इन्फोर्स हुआ, ये पूछता है सवाल। आप कहेंगे 28 अक्टूबर 1984 को, 28 अक्टूबर 1984 को इन्फोर्स हुआ। आपसे पूछ सकता है इसके अंदर कितने चैप्टर हैं। आप कहेंगे इसमें 13 चैप्टर हैं। कितने? 13 चैप्टर। पूछेगा कितने आर्टिकल हैं। आप कहेंगे इसमें 166 आर्टिकल है, 166 आर्टिकल हैं। आपसे पूछ सकता है इसमें कितने पार्ट हैं। आप कहेंगे इसमें 3 पार्ट हैं। वो पूछ सकता है पार्ट 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है। आप कहेंगे पार्ट 1 1 से 6 तक जाता है। फिर आपसे पूछेगा पार्ट 2 कहाँ तक जाता है। आप कहेंगे 7 और 8 जो है पार्ट 2 है। फिर आपसे पूछेगा पार्ट 3 कहाँ तक जाता है। आप कहेंगे 9 से लेकर 13 तक जो हमारा है वो पार्ट 3 के अंदर है। पार्ट 1 1 से लेकर 6 तक, पार्ट 2 7 और 8, और पार्ट 3 जो है वो 9 से 13 तक चलता है, ठीक है। अब आपसे इसके अंदर जो अब मैं शुरू में आपको बता रहा हूँ कि जो इसके अंदर आर्टिकल जिनके आपने नंबर याद रखने हैं कि ये वाला नंबर कौन से आर्टिकल का है, वो मैं आपको लिखवाता हूँ। वो आप अपने डायरी में लिखने, अपने नोट्स में लिखने कि वो नंबर कौन कौन से जिनके आपने नंबर याद रखने, वो उसके रेलिवेंट नंबर पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जिस आर्टिकल का रेलिवेंट नंबर लिखेंगे वो आर्टिकल 3 है, कंपिटेंसी। इसका नंबर याद रखेंगे कि कंपिटेंसी कहाँ पे, आर्टिकल 3 में, कंपिटेंसी ऑफ विटनेस का, ठीक है। फिर उसके बाद है कि 4 से 14 तक प्रिविलेज कम्युनिकेशन, इसका नंबर याद रखेंगे 4 से 14। फिर 15 इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, 16 एकम्प्लिस। ये सारे नंबर आप लिखते चले जाएं, इनको आपने ज़बानी याद रखना है। 16 एकम्प्लिस, 17 नंबर ऑफ विटनेस, 22वां आइडेंटिफिकेशन पीरियड, 18 से 28 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, 24/2 प्ली ऑफ एलिबाई, ठीक है। 30 से 36 और 45, 30 से 36 जमा 45वां नंबर जो है ये एडमिशन के मुताबिक है। फिर 37 से 43 तक, 37 से 43 तक ये कन्फेशन है। फिर 46(1) 46(1) डाइंग डिक्लेरेशन। फिर 59 जो है एक्सपर्ट ओपिनियन, इसका नंबर याद रखना है। फिर 66 से 69 तक रेलिवेंसी ऑफ करेक्टर, ये याद रखना है। 70 प्रूफ बाय ओरल एविडेंस, 71 ओरल एविडेंस, ठीक है, जो हम डायरेक्टेड करेंगे। फिर 72 कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, 73 प्राइमरी एविडेंस, 74 secondary evidence, 76 secondary evidence that are given
ठीक है। 85 पब्लिक डॉक्यूमेंट, 86 प्राइवेट डॉक्यूमेंट, 111 111 से 113 तक फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, 111 से 113 फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, 114 से 116 स्टॉपल, 117 से 127 बर्डन ऑफ प्रूफ, 128 लेजिमिटेट चाइल्ड, हलाल का बच्चा, ठीक है। 129 129 प्रिजम्पशंस। उसके बाद है 133 से 135 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, फिर 136 से 138 लीडिंग क्वेश्चन, 150 होस्टाइल विटनेस, 151 इम्पीचिंग ऑफ करेक्टर, 155 रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी, 161 पावर ऑफ कोर्ट, 163 ओथ डिसीजन और 164 मॉडर्न डिवाइसेस और 166 रिपील्ड द एविडेंस एक्ट 1872। ये जो आपको ये नंबर बताएं, ये नंबर आपने जहन में रखने हैं, ये नंबर पूछता है। बाकियों के नंबर रखना चाहें रख लें, बहुत अच्छी बात है, उनसे भी पूछ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे नहीं पूछ सकता, मगर ज़्यादातर नंबर इनके पूछता है, इनके नंबर याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। आपसे अब लॉ एक्ट में पूछ सकता है, शुरू हम कर रहे हैं कि ये जो कानून शहादत आर्डर आया, इसने एविडेंस एक्ट के साथ क्या किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू रिवाइज, इसने उसको रिवाइज किया, ये चाहता रिवाइज करे, अमेंड उसमें तरमीम की, एंड कंसोलिडेट उसको इकट्ठा किया, द लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस को किस लिए इस तरह किया, किस लिए अमेंड किया, किस लिए उसको कंसोलिडेट किया, किस लिए रिवाइज किया, ये पूछ सकता। आप कहेंगे so as to bring it in conformity with the injunction of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ताकि जो एविडेंस एक्ट के अंदर जो सारा मैटर दिया था उसको कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत उसको ढाल सके, ठीक है, उसको उसके मुताबिक कर सके, इसलिए किया गया। अब हम पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं, इसका चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्रीलिमिनरी, ठीक है, इब्तदाइया उसका। इसका आर्टिकल 1 कहता है, यहाँ पे सेक्शन नहीं, इसमें आर्टिकल होते हैं कानून शहादत में। आर्टिकल 1 कहता है कि शार्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसका शार्ट टाइटल क्या है, इसको हम कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड दी कानून शहादत 1984, कानून शहादत 1984, इसका नाम है दी कानून शहादत 1984। दी कानून शहादत आर्डर का लफ्ज़ नहीं है, दी कानून शहादत का लफ्ज़ है। अब आपसे इसके अंदर आर्टिकल 1 का सब आर्टिकल जो है उसका सब सेक्शन 2, उसके अंदर उसने क्या कहा, उसके अंदर उसने ये कहा कि ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा और किस किस कोर्ट में अप्लाई होगा। तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई है। कानून शहादत जो आर्डर है ये सिर्फ सूबाई पर नहीं है, सूबों पर लागू नहीं है, पूरे पाकिस्तान पर लागू है, ठीक है। और पाकिस्तान की कहाँ कहाँ लागू है, इट अप्लाई टू जुडिशल प्रोसीडिंग, इन कोर्ट के अंदर भी लागू है, बिफोर कोर्ट, कोर्ट के सामने भी लागू है, ठीक है। इसके अलावा कोर्ट के अलावा ये कोर्ट मार्शल जो होती हैं उन पे लागू है, ट्रिब्यूनल जो है उन पे लागू है, और कोई भी दूसरी अथॉरिटी जो कि जुडिशल या कुज़ाई जुडिशल या तो अदालती या नीम अदालती जो है वो कोई काम करती हो, पावर रखती हो, तो उसमें ये अप्लाई होता है। ये तमाम अदालतों में अप्लाई होता है, तमाम कोर्ट मार्शल पे अप्लाई होता है, तमाम ट्रिब्यूनल पे अप्लाई होता है, और तमाम ऐसी अथॉरिटी के ऊपर जो जुडिशल या कुज़ाई जुडिशल पावर को इस्तेमाल करती है वहाँ पे ये अप्लाई होता है। आपसे पूछ सकता है कानून शहादत आर्डर कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, तो आप कहेंगे ये अप्लाई नहीं होता बिफोर द प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर। जो आर्बिट्रेटर होता है, जो सालिस होता है, उसके सामने ये अप्लाई नहीं होता। प्लस ये फैमिली कोर्ट भी पाबंद नहीं है कि कानून शहादत आर्डर को अप्लाई करे, तो आर्बिट्रेटर के सामने अप्लाई नहीं होता, और जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो पाबंद नहीं है कि वो कानून शहादत आर्डर को अप्लाई करें। अब इसी आर्टिकल 1 की सब जो है इसकी सेक्शन सब आर्टिकल इसका 3 हम देखते हैं। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये फ़ौरन जो है जैसे ही आया फ़ौरन लागू हो गया, ठीक है। अब हम इसका पढ़ रहे हैं
इसका आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, कि हम इसकी डेफिनेशंस, इसकी जो है इंटरप्रिटेशन, इसकी तशरीह पढ़ रहे हैं, इसकी तर्जमानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें कहा गया 2:1A में कहा गया, 2:1A में क्या कहा गया, कोर्ट किसको कहेंगे, जज नहीं, कोर्ट किसको कहेंगे। कोर्ट के अंदर शामिल है ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। कोर्ट कहेंगे तमाम जज, तमाम मजिस्ट्रेट और तमाम जो शख्स हैं, माँ सिवाय आर्बिट्रेटर के, माँ सिवाय सालिस के, लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। ये लफ्ज़ कीमती, लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। वो तमाम जज, तमाम मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट और जज के अलावा कोई भी शख्स जिसको कानून ने इजाज़त दे दी हो कि वो एविडेंस ले सकता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। अब 2:1B क्या कहता है, 2:1B क्या कहता है, डॉक्यूमेंट किसको कहेंगे। ये हमने पीपीसी में भी देखा था। कोई भी मैटर वो किसी भी चीज़ पे लिखा हो, वो लेटर्स की शक्ल में लिखा हो, लफ्ज़ों की शक्ल में लिखा हो, हिंसों की शक्ल में लिखा हो, मैप की शक्ल में हो, फिगर्स की शक्ल में हो, स्केचेस की शक्ल के अंदर हो, कोई सैम्बल की शक्ल के अंदर हो, अलामत की शक्ल में हो, नुक्तों की शक्ल में हो, पिक्चर की शक्ल में हो, एनी वन, कुछ भी हो जिसका काम कोई ना कोई मैटर को आगे पहुंचाना है, कि जिसका पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, उस मैटर को आगे रिकॉर्ड करवाना, उसको कन्वे करना, आगे पहुंचाना, ठीक है। तो अब आपसे पूछ सकता है इसके अंदर कि क्या सिर्फ जो लिखाई, जो लेटर्स होते हैं वही डॉक्यूमेंट होता है। आप कहेंगे नहीं, लेटर भी, फिगर भी, मार्क भी, आपने कोई ज़मीन के ऊपर कोई निशान बना दिया, ये भी एक क्या नाम है, डॉक्यूमेंट है। आपने कोई तस्वीर खींच ली, डॉक्यूमेंट है। आपने किसी दीवार पे कोई निशान बना दिया, ये डॉक्यूमेंट है। मैंने ख़ास पत्थर अरेंज कर दिए, अपने दोस्त से कहा मैं जब इस शक्ल के अंदर, यानी मैं जब पत्थरों को इस तरीके से अरेंज करूं कि उनके साथ ज़रब का निशान बना दूं, ज़रब का क्रॉस का निशान बना दूं, जब मैं पत्थरों को इस अरेंज करके इस मकाम पर जाऊंगा, इस दरख्त के सामने जब तुम गुजरो और मैं पत्थरों का जब क्रॉस बना देखो तो तुमने फ़लाँ बंदे को कत्ल कर देना है। तो देखो ये मैंने पत्थर एक तरतीब से सिर्फ क्रॉस का निशान बनाया, मगर वो डॉक्यूमेंट बन गया। क्यों? कि मैंने उसके ज़रिए एक मैटर को आगे पहुंचा दिया, एक इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचा दिया। तो अब हाँ, तो आपसे पूछ सकता है कि एक राइटिंग इज़ ए डॉक्यूमेंट, हाँ। वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट है। मैप, प्लान, सब के सब डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब 2:1C क्या कहता है? 2:1C कहता है कि एविडेंस इंक्लूड। एविडेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? एविडेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है ओरल एविडेंस, एक होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक होता है ओरल एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो सी के अंदर पहले है ओरल एविडेंस, तमाम की तमाम स्टेटमेंट जो कोर्ट इजाज़त दे, तमाम बयानात जो कोर्ट इजाज़त दे कि वो विटनेस को बुलाकर इजाज़त दे कि आप बताओ, तो वो सब के सब हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ओरल एविडेंस है। तमाम बयानात जो कोर्ट इजाज़त दे विटनेस को कि आप बयान करें, उसको हम क्या कहेंगे? वो ओरल एविडेंस है। और तमाम के तमाम वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए, मुलायजे के लिए, मुआयने के लिए हम पेश करें, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तमाम डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने मुलायजे के तौर पे पेश किए जाए कि ये आपके सामने पेश हैं और कोर्ट उनको जो देखे, ठीक है, यानी कोर्ट के सामने पेश किए जाएं, बोले ना जाएं, पेश किए जाएं, इंस्पेक्शन के लिए दिए जाए, मुआयने के लिए, मुलायजे के लिए दिए जाएं, वो सब के सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब 2:1D क्या कहता है कि फैक्ट किसको कहेंगे? फैक्ट क्या होता है? फैक्ट की बुनियाद के ऊपर तो ही पूरा के पूरे मुकदमे चलते हैं। अगर फैक्ट नहीं तो कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं बनता। अगर फैक्ट ही नहीं है तो कोई केस ही नहीं होता, ठीक है। तो हम फैक्ट किसको कहेंगे? वो कहता है एनीथिंग, कोई भी चीज़ फैक्ट हो सकती है। स्टेट ऑफ थिंग, चीज़ की हालत भी फैक्ट हो सकती है। आपको उलझा कर पूछ सकता है लॉ गेट में कि स्टेट ऑफ थिंग्स इज इंक्लूड इन फैक्ट, आप कहेंगे हाँ, चीज़ की हालत भी फैक्ट है। रिलेशन ऑफ थिंग्स, चीज़ों का ताल्लुक भी जो है वो फैक्ट है। कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, हर वो चीज़ों का ताल्लुक जिसको हमारी हिस्सें पहचान सकती हों, वो सारा का सारा फैक्ट है।
फिर मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन इज कॉन्शियस, हर शख्स की वो ज़हनी हालत जिसको वो पहचानता हो वो भी फैक्ट है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो ज़हनी हालत होती है ये भी फैक्ट है? आप कहेंगे ये फैक्ट है, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर एक शख्स ने कोई लफ्ज़ कहे ये फैक्ट है, किसी ने कुछ सुना ये फैक्ट है, किसी ने कुछ देखा ये फैक्ट है, किसी ने किसी की इज्जत की, किसी आपसे पूछ सकता है कि जो रेपुटेशन है किसी शख्स की कोई इज्जत है वो फैक्ट है? आप कहेंगे हाँ वो भी फैक्ट है। वो इज्जत पॉजिटिव है तब फैक्ट है या नेगेटिव फैक्ट है? दोनों फैक्ट है। वो आपसे पूछेगा कोई किसी के बारे में गुड फेथ रखता, अच्छी फीलिंग रखता, आप कहेंगे ये भी फैक्ट है। कोई किसी को फ्रॉड देने की नीयत रखता, फैक्ट है, ठीक है। ये तमाम फैक्ट है। अब है हमारे पास 2-2, ठीक है। 2-1 ख़त्म हो गया, 2-2 शुरू हो गया कि आर्टिकल 2 का सब जो उसका आर्टिकल, ये सब सेक्शन उसकी जो है सब प्रोविजन उसकी 2। वन फैक्ट इज सेट टू बी रेलिवेंट टू अनदर फैक्टर व्हेन वन इज कनेक्टेड टू अनदर। और तीसरा है कि फैक्ट इन इशू बड़ा अहम है। पूरे के पूरे आपका जो है ना ये कानून शाद आर्डर में ये इसका बार बार रिपीट होता जाएगा, फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट। पहले इसको क्लियर कर दें। फैक्ट इन इशूज़ को कहते हैं जो बजाते खुद एक मामला हो, वो फैक्ट इन इशू। और फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट किसको कहते हैं? जो उस मामले से बाकी इर्द गिर्द के मामलात मुंसलिक हों, रिलेटेड हों। मसलन मैंने एक शख्स को खंजर से मारा एक मकान में बंद करके 3:40 पर 15 जनवरी को, 15 जनवरी की रात 3:40 पर मैंने एक बंदे को खंजर से मारा। तो मेरा उसको मारना 3:40 पर 15 जनवरी को ये फैक्ट इन इशू है, ठीक है। अब रेलिवेंट फैक्ट क्या है कि मैंने वो खंजर खरीदा कहाँ से, मेरी दुश्मनी चली कहाँ से थी, ऐसा क्या हुआ था मैंने उसको मारने की कोशिश की, मैं उसका पीछा करते करते कहाँ से आया, मैंने कब से प्लानिंग करना शुरू की, मैं कब से उसके मारने के चक्रों में हूँ। ये सारा का सारा रेलिवेंट फैक्ट होता है, ठीक है। तो फैक्ट इन इशू किसको कहेंगे? वो कि जो दर हकीकत एक मामला है। और रेलिवेंट फैक्ट किसको कहेंगे? जो उस मामले से रिलेटेड, लिंक्ड, जो मुंसलिक जो मामला आते हैं वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाते होते हैं। अब है हमारे पास 2-4, ठीक है। 2-2 हमने पढ़ ली कि रेलिवेंट फैक्ट पढ़ लिया, और 2-3 भी पढ़ ली, फैक्ट इन इशू पढ़ लिया। 2-4 है कि ए फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड। वो कहता है कब एक फैक्ट को हम प्रूफ मानेंगे, अदालत कब किस एक मामले को कहेगी साबित हो चुका, प्रूफ है। कब? या तो जब कोर्ट बिलीव कर ले कि ये मामला एग्जिस्ट करता है, ये वजूद रखता है, या कोर्ट के पास इतनी वजूहात हों, आर कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, कि कोर्ट को उसकी मौजूदगी के बारे में काफ़ी हद तक पुख्तगी, काफ़ी हद तक यकीनियत पैदा हो जाए, तो कोर्ट कहेगी कि ये मामला प्रूफ है। क्या प्रूफ मामला किसको कहेंगे? कि जब कोर्ट को यकीन हो जाए कि ये वाकई वजूद रखता है, ये वाक़या हुआ है, तब कोर्ट कहेगी प्रूफ है। या इतनी शवाहिद कोर्ट के पास आ जाएं कि कोर्ट मानने पे मजबूर हो जाए, प्रोबेबल उसको हो जाए, यकीनियत पे उसको यकीन हो जाए कि वाकई ये मामला है, तब वो क्या कहेगी? कोर्ट कहेगी प्रूफ है। इसका उल्ट 5 में आ गया, ठीक है। इसकी प्रोविज़न 5 में आ गया। वो क्या कि कोर्ट किस मामले को डिसप्रूफ कहेगी, कि कोई सा मामला कोर्ट कहेगी ये मामला है, नहीं है, ठीक है। कब कहेगी? कि जब कोर्ट के पास ये आ जाए कि ये जो मामला जो मेरे सामने पेश हुआ है ये वजूद नहीं रखता, नॉट एग्जिस्ट है, ये इतनी यकीनियत रख ले कि इसके वजूद ना होने पे काफ़ी शहादत मिल जाए, काफ़ी प्रोबेबिलिटी हो जाए, काफ़ी यकीनियत उसको आ जाए कि ये वाक़या वजूद नहीं रखता, तो कोर्ट क्या कहेगी? कि ये प्रूफ नहीं हुआ। अब कोर्ट आगे है फैक्ट विच इज़ सेड नॉट टू बी प्रूव्ड। किस वाक़ये को कहा जाएगा कि ये प्रूफ नहीं हुआ? वो था प्रूफ कौन सा है और नॉट प्रूफ कौन सा है, ये अलग है, छठा अलग है। ये कहता है कौन सा वाक़या कहा जाएगा कि प्रूफ नहीं है, वो तक कहा जाएगा कि प्रूफ है, दूसरा है कहा जाएगा नहीं प्रूफ। यहाँ पे किसको हम कहा जाएगा कि हाँ वो प्रूफ नहीं है? कौन सा? व्हेन इट इज़ नेदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। ऐसा वाक़या जिसको ना तो वो प्रूफ हुआ हो
ना वो डिसप्रूफ हुआ हो, ना वो साबित हुआ हो, ना वो गैर साबित हुआ हो, ऐसे वाक़े को कोर्ट ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि ये वाक़या प्रूफ नहीं है, क्योंकि हम इसको ना प्रूफ कर सके ना इसको डिसप्रूफ कर सके, तो ये वाक़या प्रूफ नहीं, कोर्ट ये कहेगी। सेड का लफ्ज़ है। आगे है सातवां, ये बड़ा अहम है। सातवें के अंदर लफ्ज़ है मे का और आठवें में है शेल का। ठीक है, कोर्ट किस वाक्य को कह सकती है कि ये वाक्य जो है कि मैं आपको रीडिंग इसकी करके बताता हूँ, क्योंकि इसके ना ये इसकी रीडिंग बड़ी अहम है। वेन एवर, जब कोई इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर का मतलब इस किताब कानून शहादत ऑर्डर, जब ये कानून शहादत ऑर्डर कोई चीज़ प्रोवाइड करे, आगे रख दे, दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम, कि कोर्ट यकीन कर ले, फ़र्ज़ कर ले, ए फैक्ट, उसको एक फैक्ट के तौर पर, इट मे एदर रिगार्ड्स, और इसको वो ले सकती है, मे का मतलब ले सकती है, सच फैक्ट एज प्रूव्ड, के ये प्रूफ हो चुका है। जब ये कानून शहादत ऑर्डर कोर्ट के सामने कोई ऐसी चीज़ रख दे कि कोर्ट ये यकीन कर सके कि हाँ ये प्रूफ हो चुका है, तो कोर्ट उसको तब तक यकीन मानेगी कि प्रूफ है जब तक हम उसको डिसप्रूफ ना कर दें। तो कोर्ट मान सकती है कि वो डिसप्रूफ है, वो प्रूफ है जब तक उसको डिसप्रूफ ना कर दे। कोर्ट मान सकती है जब ये वाली किताब उसके सामने, ये वाला कानून शहादत ऑर्डर उसके सामने कोई चीज़ आगे प्रोवाइड कर दे। ठीक है, आठवां इसका उल्टा है, उसका अलग है वो। वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय द ऑर्डर, वहाँ है प्रोवाइडेड बाय द ऑर्डर, यहाँ पर डायरेक्टेड, जब कोर्ट को ये ऑर्डर डायरेक्ट कर दे, हिदायत दे दे, ठीक है, उसको रहनुमाई कर दे, दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम ए फैक्ट, तब कोर्ट शैल का मतलब है ज़रूर प्रिज्यूम करेगी, वहाँ पे मे प्रिज्यूम, यहाँ पे शैल प्रिज्यूम करेगी। इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, के ये जो फैक्ट है ये प्रूफ हो चुका, अनलेस, जब तक, एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड, जब तक ये डिसप्रूफ ना हो। तो सातवें के अंदर है मे का लफ्ज़ और आठवें में है शैल का लफ्ज़। ठीक है, सातवें में है प्रोवाइडेड बाय दिस को ऑर्डर और आठवें में है डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर। इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। नौवां ये कहा गया कि वन प्रूफ, जब एक चीज़ प्रूफ हो जाए और उससे लिंक्ड वाली चीज़ जो है, ठीक है, जो उससे लिंक्ड, बहुत ज़्यादा लिंक्ड हो, तो कोर्ट समझेगी कि वो भी प्रूफ है। जब एक मामला प्रूफ हो गया तो दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। मिसाल के तौर के ऊपर, एक शख्स कहता है कि बीवी कहती है कि इसने मुझसे निकाह किया, मेरे इससे बच्चे हुए, इतना मेरा हक मेहर बनता था, तो इसने मेरे बच्चों को यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब प्रूफ ये हो जाता है कि हाँ इसका निकाह हो गया। जब निकाह हो गया तो बच्चे प्रूफ हो गए ना कि ये वाले बच्चे इसके हैं। ठीक है, बेशक के प्रूफ करने पड़ेंगे, आगे प्रोसीजर चलेगा, ट्रायल आएगा कि वाकई इसी के हैं। ये भी तो हो सकता है कि उस औरत ने वो बच्चे किसी और के लेके उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए दे दिए, उसके बच्चे हो ही ना। ठीक है, वो चलेगा, मगर प्रिज्यूम कर लेती कोर्ट। तो ठीक है, व्हेन वन फैक्ट इज़ डिक्लेयर्ड, जब एक फैक्ट वाज़ेह तौर पर साबित हो जाए, बाय दिस ऑर्डर, इस किताब के ज़रिए, बार बार लफ्ज़ आ रहा है बाय दिस ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है ये किताब, ये ऑर्डर। ठीक है, टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, जब एक चीज़ दूसरे का पक्का सबूत हो, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, कोर्ट जो है एक के प्रूफ होने के ऊपर रिगार्डिंग द अदर एज प्रूव्ड, दूसरे को भी प्रूफ ही मानेगी, एंड शैल नॉट अलाउ, यहाँ पे लफ्ज़ शैल नॉट, और इजाज़त नहीं देगी। ठीक है, टू बी गिवन फॉर द पर्पज़ ऑफ डिसप्रूविंग इट, कि तुम इसको दूसरे वाले को जो है डिसप्रूव करके दिखाओ, इजाज़त नहीं देगी। मगर याद रखना ये पक्का रूल नहीं है। अगर कोर्ट को शक पड़ जाता है कि नहीं मेरा ये वाला जो फैक्ट जो इसके साथ मुंसलिक है, पहले वाला प्रूफ हो चुका, मगर दूसरे में कहीं पे भी शक पड़ जाएगा, तो ये वाला जो अब रूल है ये अप्लाई नहीं होगा फिर। हाँ, अगर कोर्ट को पक्का यकीन है कि जो ये प्रूफ हुआ तो इसके साथ ऑटोमेटिकली ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है, तब कोर्ट जो है दूसरे एक को प्रूफ हो जाने पे दूसरे के प्रूफ होने के बारे में इजाज़त नहीं देगी। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ विटनेसेस। ठीक है, विटनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। हु मे टेस्टिफाई, तीसरा हमारा आर्टिकल 3 है, कौन टेस्टिफाई कर सकता है। ठीक है,
बड़ा अहम है, टेस्टिफाई कौन कर सकता है? हर वो शख्स कंपिटेंट है गवाही देने की कि जब तक कोर्ट उसको कोई सवाल पुट करे और उसको वो सवाल ना समझ सके। देखो, हर सिंपल वर्डिंग में हर वो शख्स जिसको कोर्ट सवाल करे और वो सवाल की नोयत को समझ के उसी से रेलिवेंट जवाब दे, वो शख्स जो है वो कंपिटेंट है, वो टेस्टिफाई कर सकता है। ठीक है, माँ सिवाय कब? कि जब उसको कोर्ट कोई चीज़ कोई सवाल दे तो वो सवाल की नोयत ना समझ सके। अब आपसे पूछेगा किस वजूहात की बिना पे नोयत ना समझ सके? क्या बच्चा था इसलिए ना समझ सके? हाँ, इतना छोटा बच्चा था कि उसकी नोयत ना समझ सके, या इतना ज़ईफ़ था कि उसकी नोयत ना समझ सके, या इतना ज़हनी बीमार था या इतना जिस्मानी बीमार था कि उसकी नोयत ना समझ सके, या इतना पागल था या इतना इंटॉक्सिकेंट नशे में था कि उसकी नोयत ना समझ सके, तो वो तब तक जो है वो कंपिटेंट नहीं होगा। अब आपसे पूछ सकता कि चाइल्ड कंपिटेंट विटनेस है? आप कहेंगे हाँ, अगर चाइल्ड बच्चा जो है उसकी कोई उम्र यहाँ पे बयान नहीं की गई, वो बच्चा कि जो सवाल की नोयत को समझ के उसका रेलिवेंट जवाब दे, कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये जो जवाब दे रहा है ये सही दे रहा है, तो वो बच्चा कंपिटेंट विटनेस है। आपसे पूछ सकते जो लुनेटिक है, जो लुनेटिक पर्सन है, जो मजनून है, जो पागल है, खबत है, दीवाना है, क्या वो भी कंपिटेंट विटनेस हो सकता है? हाँ, अगर वो उसको जब कोर्ट ने कोई सवाल पुट किया और वो ऐसी हालत में था कि वो उसका जवाब जब दे रहा था तो उसको वो उस खपत की हालत में नहीं था, लुनेटिक कंडीशन में नहीं था, और वो जवाब सही दे रहा था और कोर्ट को लगता कि सही दे रहा था, तो वो लुनेटिक भी कंपिटेंट विटनेस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आयत जो हमारे पास आर्टिकल 3 इसकी सब प्रोविज़न जो है 1, वो ये कहती है कि एक जो जेल्ड विटनेस होता है, ठीक है, जिसने कोई झूठी शहादत दी होती है, परजरी के मामले में कोई झूठी गवाही दी हुई है और वो उसको उस झूठी गवाही पे सज़ा हो चुकी होती है, तो यहाँ पे आर्टिकल जो 3 है उसकी सब जो प्रोविज़न है, सब आर्टिकल उसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि वो गवाही नहीं दे सकता। मगर आगे उसकी 2 में ये बताया था कि वो गवाही तब दे सकता है जब कोर्ट को यकीन हो जाए कि जिस शख्स ने झूठी गवाही दी थी वो जेल में पकड़ा गया और वो रिपेंटेंट हो, वो पछता चुका हो, वो पछतावे के अंदर आ गया कि नहीं मैंने जो किया था मैंने झूठ किया था, और उसने पछतावे में आकर उसने तौबा कर लियो, अमेंडेड हिज वे, ठीक है, उसने अपने रास्ते को अमेंड कर दिया हो। ठीक है, कि क्या कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट यकीन कर ले दैट ही हैज़ रिपेंटेड, कि उसने पछतावा किया, देर आफ्टर उसके बाद, एंड मेंडेड हिज वे, और अपना रास्ता तब्दील कर लिया, और अपना जो पहले की रवश थी कि वो झूठी गवाहियाँ देता था, झूठी बयान देता था, उससे उसने तौबा कर ली, उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। अब कोर्ट ऐसे झूठे शख्स की जिसको झूठ की बुनियाद के ऊपर जेल हुई हो, उस शख्स की गवाही ले सकती है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो इसकी सब प्रोविज़न 3 है वो क्या कहती है कि इस कंपिटेंसी को, ठीक है, कि कौन टेस्टिफाई कर सकता है, ये कौन अथोराइज है। आपसे पूछ सकता है इसके अंदर कि कौन अथोराइज है कि ये फैसला करेगी कि ये शख्स टेस्टिफाई कर सकता है, ये शख्स टेस्टिफाई नहीं कर सकता, ये बयान दे सकता है, ये बयान नहीं दे सकता, ये फैसला कौन करेगी? तो सिर्फ कोर्ट करेगी। ठीक है, ओनली कोर्ट इज अथोराइज। ठीक है, सिर्फ कोर्ट ये अथोराइज है कि वो टेस्टिफाई करेगी किसको, कि कौन जो शख्स है वो उसको क्या नाम है वो बतौर विटनेस आकर जो है वो टेस्टिफाई कर सकता हो। अब आपसे पूछे किन हालात को रख के वो जो है कोर्ट फैसला करती है, वो तमाम हालात प्लस किसकी बाउंड्री में, इन अंडर दी बाउंड्री ऑफ इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम के जो बाउंड्री इस्लाम ने दी है उनकी हदूद के अंदर रहकर कि क्या ये शख्स इस्लाम की बाउंड्री के हदूद के तहत ये विटनेस के तौर पर पूरा उतरता है, तब वो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ने फैसला करना है। सिंपल वर्डिंग में, कोर्ट कंपिटेंट है टू डिटरमिन द कंपिटेंसी ऑफ ए विटनेस, द कोर्ट इज अथोराइज टू डिटरमिन द कंपिटेंसी ऑफ ए विटनेस। ठीक है, अब आपसे इसका आर्टिकल 4 से 14 बड़ा अहम है। 4 से 14 में क्या कहता है, ये है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ऐसे लोग, प्रिविलेज कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, 4 से 14 तक, वो लोग जो खुद भी चाहें कि मैं गवाही दूं,
तो उनकी गवाही नहीं ली जाएगी, उनको मजबूर नहीं किया जाएगा, कॉम्पिटेंट उनको नहीं किया जाएगा, यानी उनको क्या नाम है, कॉम्पेल नहीं किया जाएगा, उनको कंपेल नहीं किया जाएगा। 4 से 14 तक ऐसे लोगों की क्लासेस बताई गई कि जिनको वो उनके पास गवाही भी है, वो वाक़े को जानते भी हैं, मगर फिर भी कोर्ट उनको मजबूर नहीं कर सकती कि वो आकर गवाही दें। पहला है जजेस एंड मजिस्ट्रेट, ठीक है। कोर्ट किसी भी जज को, आर्टिकल 4 में कहा, कोर्ट किसी भी जज को, किसी भी मजिस्ट्रेट को मजबूर नहीं कर सकती कि वो आकर, ठीक है, गवाही दे कि उसके सामने उसने क्या नाम है, इस गवाह ने क्या कहा था, ठीक है, यानी उसके बारे में कोर्ट को मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि कोर्ट जब कोई काम कर रही थी, उसकी गवाही के दरमियान, उसकी जब वो अपनी प्रोसीडिंग कर रही थी, उस प्रोसीडिंग के दरमियान अगर कोई वाक़या होता है तो फिर क्या कोर्ट उस मजबूर की जा सकती है? हाँ, देखो इसी के अंदर जो उसकी इलस्ट्रेशन 3 जो सी है ना, इलस्ट्रेशन सी, वो क्या कहती है कि ए इज़ अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। ए जो है एक अक्यूज्ड है कोर्ट ऑफ सेशन के ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर, कि उसने अटेम्प्ट मर्डर किया है ए पुलिस ऑफिसर का वायलेस्ट ऑन हिज ट्रायल बिफोर बी। जब वो ट्रायल में था बिफोर बी के सामने, बी कौन है? सेशन जज। बी मस्ट बी एग्जामिन एज टू व्हाट अकर्ड, बी को हम एग्जामिन करेंगे, जज को एग्जामिन करेंगे कि इसने क्या किया था। यानी कोर्ट की सिंपल वर्डिंग में, कोर्ट के सामने कोई वाक़या, कोर्ट को, जज को, कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को मजबूर नहीं किया जा सकता कि जब वो बतौर जज बैठा हो, लफ्ज़ है बतौर, जब जज बैठा हो, लीगल प्रोसीडिंग कर रहा हो, तब उसके सामने कोई वो प्रोसीडिंग जो करता है, याद रखना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ये बड़ा उलझा हुआ कंसेप्ट है। जब एक जज, कोर्ट बतौर जज के तौर पर एक्ट करती है और वो कोई प्रोसीडिंग करती है, ठीक है, कोई कार्रवाई करती है, तो उस कार्रवाई के बारे में उस कोर्ट को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपने क्या कार्रवाई की है, ठीक है, मजबूर नहीं किया जाएगा। मगर आपको उलझा कर पूछ सकता है, उस कोर्ट के सामने कोई वाक़या ऐसा पेश आ जाता है, यानी कोर्ट के सामने एक शख्स ने ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने खड़ा है और उसने वहाँ पर पिस्टल निकाल ली और निकाल कर एक पुलिस वाले को मारने लगा, तो अब क्योंकि ये वाक़या कोर्ट के अंदर हुआ है, जज के सामने हुआ है, तो अब जज मजबूर किया जा सकता है। हाँ, ये वाक़या हुआ है तो यहाँ पर तो जज को मजबूर किया जा सकता है। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर करना कि कोर्ट के मौजूदगी में, कोर्ट के सामने कोई ऐसा वाक़या पेश हो जाए कि जिसमें कोर्ट खुद गवाह बन जाए, तो वहाँ मजबूर किया जा सकता है। आगे है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, 5वां आर्टिकल है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। क्या इसमें यह कहा गया कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के खिलाफ मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर शोहर को कोई चीज़ का इल्म हो और बीवी को, जब वो मियाँ बीवी के दौरान रहे हों, याद रखना, जब वो मियाँ बीवी हैं उस दौरान कोई भी उनको किसी वाक़े के बारे में पता है, तो उन दोनों को ये मजबूर नहीं किया जाएगा तो अपने शोहर के ख़िलाफ़ गवाही दे, या शोहर को मजबूर किया जाए तो अपनी बीवी के ख़िलाफ़ गवाही दे, नहीं। अब आपसे पूछ सकता क्या अगर उनकी तलाक हो जाती है तब भी ये उनको प्रिविलेज हासिल है, तब भी उनको ये हिफाजत हासिल है? आप कहेंगे हाँ, जब वो मियाँ बीवी थे उस दौरान कोई ऐसा वाक़या हुआ जिनका ताल्लुक़ उनकी अपनी ज़ात से है, तो अगर उनकी तलाक भी हो चुकी हो तब भी आप उनको मजबूर नहीं कर सकते। तो फिर आपसे पूछ सकता किन हालात में आप मजबूर कर सकते हैं, किन हालात में उनको पूछ सकते हैं? 2 कंडीशन ऐसी हैं कि जब आप उनसे पूछ सकते हैं। पहला, या तो शोहर खुद अपनी बीवी को इजाज़त दे दे या बीवी शोहर को इजाज़त दे दे कि हाँ आप ये बात बता दो, यानी दोनों की म्यूचुअल कंसेंट हो, इजाज़त दे दें तब बता दो। या दोनों ने एक दूसरे पे केस किया हो, एक प्रोसिक्यूशन हो और दूसरा क्या नाम है उसका अक्यूज्ड हो, एक दूसरे पे जब केस कर दें तो उस दौरान जो है वो किया जा सकता है, ठीक। अब है एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, कि जो एविडेंस है एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, किसी भी ऐसे मामले की के मुताल्लिक किसी भी ऑफिसर को, ठीक है,
मजबूर नहीं किया जाएगा कि तुम उस अनपब्लिश्ड, यहाँ पे लफ्ज़ है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड को मेरे सामने पेश करो। ठीक है, अब इसको समझो। कोर्ट ने किसी ऑफिसर को बुलाया और उसके पास कुछ ऐसा मवाद है जो अभी तक ऑफिशियली जो है वो पब्लिश्ड नहीं किया गया, लोगों के सामने, ऑफिस के सामने नहीं लाया गया, और उसके पास कुछ ऐसे राज हैं कि अगर उन राजों को खोल दिया जाए तो वो स्टेट के मामले के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। ठीक है, यानी हुकूमत, सरकार के, हुकूमत के, ठीक है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो जज उसको मजबूर नहीं करेगा कि तुम जो ऐसे मैटर को कि जिसका ताल्लुक एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, ऐसे मुझे वाक़यात बताओ जिसका ताल्लुक हुकूमत से हो, स्टेट से हो, सल्तनत से हो, रियासत से हो। तो रियासत के मामलात के बारे में उससे उस वाक़े को नहीं पूछेगा कि जिस वाक़े को पब्लिश्ड नहीं किया गया, और वो ऑफिसर ये समझता हो कि अगर मैंने ये वाक़या बता दिया तो सल्तनत को, रियासत को नुकसान पहुंच सकता है, तो उस वाक़े को नहीं बताएगा। अब आपसे इसी में पूछ लेगा कि फिर वो कब बताएगा। अगर कोर्ट को ज़रूरत हो कि ये वाक़या पूछना बहुत ज़रूरी है, तो फिर क्या होगा? हाँ, वो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, ठीक है, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, अपने से बड़ा जो उनका जो सबसे बड़ा उस डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, उस आखिरी हेड से पूछेगा कि कोर्ट मुझे इस तरह कह रही है और ये मामलात है, आप इजाज़त देते हैं। अगर वो इजाज़त दे देगा तो फिर ये वाला ऑफिसर जिसके पास ये रिकॉर्ड है वो अदालत के सामने पेश कर देगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ है, वो कहता है कि इसके अंदर अफेयर ऑफ स्टेट के अंदर वो मामलात भी आते हैं कि इन दिस आर्टिकल ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ द स्टेट इंक्लूड डॉक्यूमेंट कंसर्निंग इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी। इंडस्ट्री के और कमर्शियल जो एक्टिविटी होते हैं, जो बेशक के प्रोवेंशियल गवर्नमेंट, बेशक के प्रोवेंशियल गवर्नमेंट के तहत, सूबाई गवर्नमेंट के तहत वो कंपनी काम करती हो, या वो फेडरल गवर्नमेंट के तहत काम करती हो, बेशक वो कोई कंपनी हो, बेशक वो कमर्शियल इंडस्ट्री हो, बेशक के वो कोई कॉरपोरेशन हो, बेशक के स्टैट्यूटरी बॉडी हो। ये आपसे पूछेगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या अगर वो भी इसी के अंदर आती है, अफेयर ऑफ द स्टेट के अंदर आती है? कहेंगे हाँ, अगर उसके पास भी कोई ऐसा मैटर है कि जिसको क्या नाम है, उसको लीक करने से स्टेट को नुकसान पहुंच सकता है, वो भी इसमें आता है। आगे है 7वां, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नो पब्लिक ऑफिसर, वहाँ पे था कोई भी ऑफिसर जो स्टेट का ऑफिसर या पब्लिक ऑफिसर, कोई भी पब्लिक ऑफिसर किसी भी मामले के अंदर मजबूर नहीं किया जा सकता कि अपनी ऑफिशियल कॉन्फिडेंस को वो बताए। जो उसके दफ्तर की कॉन्फिडेंस है, किसी पब्लिक ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जाएगा कि अपनी ऑफिशियल कॉन्फिडेंस को वो आगे बताए, तो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। अब वही वाला इसके अंदर 7 के अंदर वही वाला कि इसके अंदर भी वो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एक्टिविटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कंपनी वगैरह सारे इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। 7 में भी यही। 8वां है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। किसी मजिस्ट्रेट को, किसी पुलिस वाले को, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को, ठीक है, किसी मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को, जज को, पुलिस ऑफिसर को, रेवेन्यू ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जाएगा कि तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये जुर्म हुआ है। ठीक है, एज टू द इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि वो जुर्म कैसे हुआ उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। तो 8वें में ये कहा गया कि इनको मजबूर नहीं किया जाएगा, तो ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन में है। नो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, कि कोई भी मुवक्किल, कोई भी क्लाइंट अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को किसी एडवोकेट के मुताल्लिक कोई ऐसी बात नहीं कह सकता। ठीक है, यानी कोई भी वकील मुवक्किल के ख़िलाफ़ ऐसी बात नहीं कह सकता। दोबारा देखें, इसमें वकील को रोक दिया गया कि कोई वकील अपने मुवक्किल के ख़िलाफ़ ऐसी बात नहीं कह सकता कि जिस बात को कहकर, जो बात उसको मुवक्किल ने बताई हो। दोबारा देखें, 9 के अंदर और 12 में फ़र्क है। 9 आर्टिकल ये कहता है कि वकील अपने मुवक्किल के ख़िलाफ़ कोई बात बयान नहीं कर सकता कि जो उसके क्लाइंट ने उसकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, कि जब उसका वकील था या जब उससे मशवरा लेने आया था तब उसको कोई राज बताए हो, तो वो वकील उन राजों को नहीं बयान करेगा। और 12वां इसका उल्ट है
कि कोई मुवक्किल अपने वकील के बारे में, कोई उस वकील ने उसको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी हो, जब वो उसका क्लाइंट था, उससे मशवरा लेने गया था, उसको कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, तो वहाँ पर 12 में क्लाइंट अपने वकील के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता और 9 में वकील अपने क्लाइंट के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो 9 में वकील अपने क्लाइंट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता अगर उसके उस जिस दौरान वो उसका वकील था या उसको मशवरा दे रहा था, उस दौरान उसको उस अपने क्लाइंट के कुछ राज पता चले। ठीक है, वो उसको नहीं बताएगा। अब यहाँ पर आपसे उलझा कर पूछेगा कौन से राज नहीं बताएगा। मैं बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूँ, इसको जहन में बिठा लेना। ये पूछता है इसको, वो तमाम बातें वकील अपने क्लाइंट की 9 आर्टिकल के तहत नहीं बता सकता कि जो उसकी एम्प्लॉयमेंट होने से पहले हुई हो। ठीक है, मसलन उसने आके ये कहा मैंने फ़लाँ बंदे का कत्ल किया, अब आप मेरे वकील हो, ये बात नहीं बता सकता वकील। हाँ, वो ये आके कहे मैं फ़लाँ बंदे का कत्ल करने जा रहा हूँ, आप मेरे वकील हो, मैं फ़लाँ बंदे का कत्ल करने जा रहा हूँ, ये बात नहीं वकील छुपाएगा, ये बताएगा। ये वकील को ये पता कि भी कोई करप्शन किया हुआ है, इसने कोई करप्शन कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है कुछ। जब मेरा क्लाइंट है उस मामले में कोई धोखाधड़ी कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं इन सबूतों को, आप मेरे वकील हो, मैं इन सबूतों को इस तरह बिगाड़ रहा हूँ, तब नहीं। उसने उसको वकील रखने से पहले, जो कंसेप्ट क्या लगा, वकील रखने से पहले कोई जुर्म किया हो, कोई मामला किया हो, उस मामले को वकील नहीं बताएगा। हाँ, वो मामला जो उसने वकालत, उसका वकील है, वकील के दौरान वो कहता है कि ठीक है जी मैं अब ये वाला जुर्म करने के लिए जा रहा हूँ, तब वकील उस बात को नहीं छुपाएगा। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या कहता है? वो ये कहता है कि यही वाला रूल वकील के, मुंशी के ऊपर, क्लर्क के ऊपर, उसके मुलाजिम के ऊपर, उसके सर्वेंट के ऊपर भी अप्लाई होता है कि उसका सर्वेंट भी क्लाइंट के खिलाफ बात नहीं करेगा। ठीक है, कि उसको सर्वेंट को कोई बात पता चलेगी, मुलाजिम को या मुंशी को कोई बात पता चलेगी, वो क्लाइंट को जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर दे कि मुझे तुम्हारा फला राज पता है, मुझे पैसे दो, तो क्लाइंट के बारे में उसका मुंशी भी, उसका क्लर्क भी, उसका सर्वेंट वगैरह कोई भी, उसका इंटरप्रेटर भी, तर्जुमान, कोई भी उसके क्लाइंट के खिलाफ बात नहीं करेगा। 11वां है कि प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरी एविडेंस, रज़ाकाराना शहादत से हक ज़ायल नहीं होता। अगर कोई शख्स रज़ाकाराना तौर के ऊपर जाकर अपनी शहादत दे दे, ठीक है, तो उसका मकसद ये नहीं, फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट ने खुद कह दिया वकील को कि आप मेरी इस वाली मामले में बतौर शहादत पेश हो जाएं, तो पेश हो गया। इसका मकसद फिर ये नहीं है कि इस तरह कह देने से, वॉलंटरी को उसने उसको दे देने से, रज़ाकाराना तौर पर उसने दे देने से, तो उसका जो प्रिविलेज थी वो ख़त्म हो गई। नहीं, वो प्रिविलेज उसकी कायम है। तो ये 11वीं क्या बताता है कि रज़ाकाराना तौर के ऊपर अगर कोई अपनी शहादत देता है तो उसको जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल था वो कायम रहता, वो रिस्टोर हो जाता है। 12वां में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 12वें में ये कहा गया कि कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन जो होती है, कि कोई भी जो वकील है, वहाँ पे वकील नहीं बता सकता था 9वें में अपने क्लाइंट के बारे में। यहाँ पर कोई क्लाइंट अपने वकील की कोई बात अदालत को बतौर शहादत नहीं बता सकता कि मेरे वकील ने मुझे ये वाला मशवरा दिया था, मुझे ये वाली बात की थी, ये कहा था, वो नहीं बता सकता। 13वें के अंदर है कि कोई भी शख्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी, यहाँ लफ्ज़ बड़ा कीमती, नॉट ए पार्टी। अगर कोई शख्स जो पार्टी नहीं है और उसके पास कोई ऐसे कोई कागजात हैं, कोई टाइटल डीड है, ठीक है, जो उसने बतौर क्या नाम है, प्रॉपर्टी एज ए प्लेजी के बारे, प्लेजी के तौर के ऊपर रखा हुआ है, या मॉर्गेजी के तौर के ऊपर रखा हुआ है, या होल्ड किया हुआ है अपने पास, ये तो उसने अपने पास संभाल कर रखा है, या वो बतौर प्लेजी के तौर पे उसने रखा है, या बतौर मॉर्गेजी के तौर पर रखा है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट उसने रखे हैं, तो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप इनको कोर्ट को, कि आप इसको दें। हाँ, वो कब दे सकता है? जब रिटन राइटिंग के अंदर वो जो क्लेम कर रहा है वो उसको इजाज़त दे दे। तो सिंपल वर्डिंग में, अगर किसी शख्स के पास जो पार्टी नहीं है, उसके पास किसी जायदाद के टाइटल डीड, जायदाद के कोई डॉक्यूमेंट से कागजात हैं, तो उसको मजबूर नहीं किया जाए कि आप ये दें। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास किसी शख्स ने अपने मकान के कागजात गिरवी रखे, ठीक है, उससे कागज़ मेरे पास हैं, मैं पार्टी मुकदमे की नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मैंने तो गिरवी उसके वो किया है, उसने कागजात मुझ पर गिरवी रखे, मुझसे पैसे लेके गया है।
अब कोर्ट मुझे मजबूर नहीं करेगी कि आपके पास इसके मकान के कागज़ हैं तो आप आके इसके कागज़ जमा कराएं, नहीं। हाँ, वो शख्स जिसने मुझे कागज़ रखे हैं वो मुझे रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दे कि आप कोर्ट को दे दे, फिर तो मैं दे दूंगा, वरना कोर्ट मुझे डायरेक्ट मुझसे नहीं कहेगी। 14वां है कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच एन अदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। अगर किसी शख्स के पास किसी भी मामले के कोई डॉक्यूमेंट रखे हों तो वो देने से इनकार कर सकता है। मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड कीपर जो होते हैं, जिनके पास रिकॉर्ड होता है किसी चीज़ का, तो कोर्ट उनको मजबूर नहीं कर सकती कि आप वो रिकॉर्ड दें, तावक्तिया के जो लास्ट मेंशन पर्सन है वो कंसेंट ना दे दे। तो अगर किसी शख्स के पास कोई रिकॉर्ड किसी चीज़ का रखा है तो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। हाँ, जिसने रिकॉर्ड रखवाया है वो इजाज़त दे दे कि हाँ आप कोर्ट को दे दो तो वो दे सकता है। अब 15वां बड़ा अहम है। 15वां ये है हमारे पास कि इसमें कहा गया कि विटनेस नॉट अक्यूज्ड not excused, witness not excused from answering on ground that answer which will criminate। 15वें में ये कहा गया कि एक शख्स ये बहाना बनाकर जान नहीं छुड़वा सकता शहादत से कि अगर मैं इसके बारे में बताऊंगा तो कोर्ट मुझे जो है मुजरिम ठहरा देगी, मैं मुजरिम बन जाऊंगा। मिसाल के तौर के ऊपर मैं एक घर में चोरी करने के लिए गया रात के 2 बजे के टाइम पर। मैंने वहाँ पे देखा कि शोहर अपनी बीवी को कत्ल कर रहा है और मैं अदालत में पेश हो जाता हूँ और अदालत को पता चल जाता कि ये गवाही को जानता है और मेरे अलावा कोई दूसरा गवाह नहीं है। तो अदालत मुझसे ये कहे तुम बताओ, तुम चश्मदीद गवाह हो, हमें पता चला है कि तुमने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा। अब क्यों कि मैं वहाँ चोरी करने के लिए गया था। तो अगर मैं ये कहता हूँ अदालत को कि जज साहब मैंने अपनी आंखों से 2 बजे कत्ल होते देखा है, तो जज साहब कहेंगे तुम ना उसके रिश्तेदार लगते ना कोई ताल्लुक़ लगते, तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे 2 बजे। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं वहाँ चोरी करने गया तो फिर तो मैं चोरी के मुकदमे में पकड़ा जाऊँगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या कि उसको ये कहा जाएगा कि वो अदालत को मैं ये कह कर अब एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता, बहाना नहीं बना सकता कि जी अगर मैं बताऊंगा तो मैं चोरी, आप मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे तो मैं आपको नहीं बताता। तो अदालत मुझे परमिशन देती है। आर्टिकल 15 के तहत क्या कहती है कि मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देती हूँ कि तुम अगर मुझे बता दोगे तो तुम्हारी ये वाली गवाही जो तुमने अब मुझे दी है, ये मैं तुम्हारे किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, किसी आगे प्रोसीडिंग में मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूँगी। जो ये गवाही है, देखो कंसेप्ट क्लियर करना, जो ये गवाही है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इस्तेमाल नहीं होगी। तो अब किस तरह, मेरा वकील नहीं ये कहेगा बल्कि मैं खुद कहूँगा। ये बड़ा कीमती नुक्ता है, आपसे उलझा कर पूछेगा लॉ एक्ट के अंदर कि अगर उसका वकील ये कह दे कि जी मेरे क्लाइंट जो है आप इसको तहफ़्फ़ुज़ दें कि जो ये बयान दे रहा है तो क्या नाम है ये बयान इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नहीं, मैं खुद कहूँगा कि जज साहब मैं एक शर्त के ऊपर आपको बताने को पाबंद हूँ कि जो मैं बयान दे रहा हूँ आप ये वाला मेरा बयान मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जज साहब मेरे उस बयान को मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे जो मैंने इस कोर्ट में दिया। अब सवाल उठता है कि मैंने जो चोरी कर ली क्या मैं चोरी से आज़ाद हो गया, क्या मुझ पर मुकदमा ही नहीं बना? नहीं, जो ये बयान हुआ ना ये इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, बाकी मेरे ख़िलाफ़ सबूत पर्चा वो कटवा सकते हैं, बाकी अलग सबूत लेके आ सकते हैं। हाँ, ये जो मैंने कोर्ट में कबूल किया ना इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, ये वैल्यू ख़त्म हो गई, ये मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। हाँ, जिनकी मैंने चोरी की होगी वो बंदे मेरे ख़िलाफ़ पर्चा कटवाएंगे, वो अलग शहादतें लेके आएंगे, अलग सबूत लेके आएंगे मेरे ख़िलाफ़, वो सबूत मेरे लिए इस्तेमाल हो सकते हैं मगर ये स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो उसमें क्या अहम है कि कोई भी शख्स ये कहकर नहीं बच सकता कि अगर मैं ये बात बताता हूँ तो मैं मुजरिम ठहरूँगा। हाँ, वो शख्स खुद, पार्टी खुद वो क्लेम करे, तहफ़्फ़ुज़ खुद मांगे जज से, उसका वकील नहीं मांगेगा, कौंसल नहीं मांगेगा। प्लस ये कि जो मैंने बयान कोर्ट में दिया है ये वाला बयान जो मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा कि मैंने चोरी की थी। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट जो मेरे पास जो एविडेंस होंगे वो मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे, ये मस्ट है, ठीक है।
हाँ वो आपसे पूछ सकता है कि हाँ इसके खिलाफ, इसमें पूछ सकता है, इसमें प्रोविज़न दी, प्रोवाइडेड दिया कि मैंने जो कोर्ट को बताया कि मैंने क्या नाम है, मैंने चोरी की है, तो क्या ये वाक़या मेरे खिलाफ कब इस्तेमाल हो सकता है, ये मेरा बयान मेरे खिलाफ कब इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैंने कोर्ट को झूठा बयान दिया हो तो जो मैंने ये कहा है मेरे खिलाफ बयान इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपसे ये पूछ सकता लगाट में कि कोर्ट उस शख्स का जो उसने बयान दिया कि किन सूरतों के अंदर जो उसने कोर्ट में बयान दिया है कि मैंने चोरी की थी जब कत्ल हो रहा था, तो उसको कब इस्तेमाल कर सकती है। अगर मैंने कोर्ट को झूठा बयान दिया हो, ठीक है, कत्ल कुछ और हुआ हो, मैंने कुछ और बताया हो और प्रूफ हो जाता कि इसने झूठा बयान दिया था, अब जो मैंने कोर्ट में बयान दिया था कि मैंने कबूल किया था मैंने चोरी की थी, अब ये कोर्ट मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। आगे है एक्म्प्लिस। आज हम 17 तक पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो 17 आर्टिकल के अंदर ये कहा कि 16 के अंदर एक्म्प्लिस कौन है, ठीक है, 16 में आया एक्म्प्लिस कौन है, बड़ा अहम है। एक्म्प्लिस कहते हैं कि जो शरीके जुर्म, ऐसा शख्स के जो शरीके जुर्म हो उसको कम्प्लिस कहेंगे। याद रखना, इसमें बड़े कीमती नुक्ते आपसे लागैट में पूछेगा। क्या मेन मुजरिम अपने आप को कह सकता है कि मैं कॉम्प्लिस बन जाऊं? मेन मुजरिम नहीं। कत्ल मैंने अपने हाथ से किया और मैं जाके ये कहूं कि जज साहब मैं आपको बताऊं ये वाले बंदे मेरे साथ शामिल थे, इनको पकड़ लो, मुझे छोड़ दो, नहीं, मेन मुजरिम कॉम्प्लिस नहीं हो सकता। अकम्प्लिस कहते किसको, पहले ये क्लियर कर ले। मैंने 4 दोस्तों के साथ जाके एक बंदे का कत्ल किया, मैंने छुरा मार के उसको कत्ल किया, मैंने उसको खंजर मार के कत्ल किया। अब मेरे खिलाफ जो मेरे ये 4 गवाह हैं, 3 गवाह जो बाकी बचते हैं, ये अगर कोर्ट के सामने सरकारी गवाह बन जाए, जिसको कहते हैं सरकारी गवाह बन जाना, ये सरकारी गवाह बन जाए, कम्प्लेस हो जाए कि जज साहब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे इस दोस्त ने, मैं चश्मदीद गवाह बनता हूँ, मेरी आंखों के सामने इसने खंजर मार के इसने कत्ल किया था, तो ये कम्प्लेस है। मगर कुछ शराइत हैं। पहला, अगर तो अदालत को मेरे केस में मेरे इन जो एसोसिएट पार्टनर थे, मेरे जो शरीके जुर्म लोग थे 3, इनके अलावा कोई और इंडिपेंडेंट कोई गवाह मिल जाता है तो कोर्ट इनको पूछेगी भी नहीं, भाई हम तुम्हें क्यों पूछें, तुम तो खुद मुजरिम हो। तो क्या मामला संगीन नोयत का हो, मामूली मामला ना हो, संगीन नोयत का मामला हो। नंबर 2, कोर्ट को इन मुजरिमों के अलावा जो मेरे साथ शरीक थे, इनके अलावा कोई दूसरा मिल ही नहीं रहा हो। तीसरा, ये लोग क्या करें, कोर्ट को बताने के लिए रजामंद हो जाएं और प्लस सही बता रहे हों, तो कोर्ट इनको तहफ़्फ़ुज़ दे देगा। तो कम्प्लिस इसको कहते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि क्या एक्म्प्लिस हदूद के केसों के अंदर जो है लागू होता है, कि हदूद के केस में हम किसी कम्प्लिस को गवाही बतौर ले सकते हैं? नहीं, हदूद केस में हम नहीं लेते, ठीक है। दूसरा, ये आपसे पूछ सकता है कि एक एक्म्प्लिस की अकेले उसकी गवाही के ऊपर किसी शख्स को हम सज़ा दे सकते हैं? हाँ, एक कॉम्प्लेक्स की गवाही जो है वो अकेले कॉम्प्लेक्स की गवाही पे हम किसी को सज़ा दे सकते हैं। कोर्ट को ये साबित हो जाए, कोर्ट को यकीन हो जाए कि जो कॉम्प्लेक्स कह रहा है बिल्कुल ठीक है। मगर 129 जो बी है, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, वो ये कहता है कि कोर्ट को ये चाहिए, एक एहतियात बताता है, क्योंकि जो गवाही जो दे रहा है, जो सरकारी गवाह बन रहा है, वो खुद भी कोई दूध का धुला तो नहीं है, वो भी तो जुर्म करते वक्त शरीक था। तो ऐसा करे कोर्ट के तसल्ली कर ले, कॉरोबोरेटिव एविडेंस के ज़रिए वो कर ले, कुछ और इंडिपेंडेंट गवाह भी ले आए, कुछ सबूत और भी देख ले। सिर्फ यही नहीं कि कम्प्लेस ने कह दिया, इसके कहने पे अगले बंदे को जो फांसी चढ़ा दी, इस तरह नहीं, उसको सज़ा दे दी, इस तरह नहीं। पहले क्या करे, उसके लिए इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर देख ले कि हाँ उस शख्स ने जो कहा है वो किसी और ज़राए से भी साबित होता है। तो 129 बी ये कहते हैं। 17 बड़ा कीमती, कंपिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस। कौन कौन शख्स कितने कितने नंबर से विटनेस होगा। जो कुरान और सुन्नत ने कह दिया ना, उस मामले के तहत इस तरीके से कोई शख्स जो है वो कंपिटेंस और उसकी नंबरिंग विटनेस होगी। सबसे पहले हद केसेस में, हदूद केसेस में कंपिटेंसी 17 आर्टिकल क्या बताता है, वो ये कहता है
कि हदूद केसेस के अंदर वो हदूद वाले मैटर देखे जाएंगे। पहला क्या, हदूद मैटर में जो गवाह होंगे वो मेल होंगे, औरत गवाह नहीं होगी। सबके सब मुस्लिम होंगे, गैर मुस्लिम गवाह नहीं होगा। सबके सब बालिग होंगे, कोई नाबालिग गवाह नहीं होगा। सबके सब आकिल होंगे, साउंड माइंडेड होंगे, पागल गवाह नहीं होगा हदूद केसेस में। तो हदूद केसेस में क्या क्राइटेरिया रख दिया कि हदूद केसेस में आदमी गवाह होंगे, मेल गवाह होंगे, मुसलमान गवाह होंगे, बालिग एडल्ट गवाह होंगे, साउंड माइंडेड के लोग गवाह होंगे, पागल नहीं होंगे, फीमेल गवाह नहीं होंगे। अब ये कहा हदूद मामले में किस तरीके से गवाह होंगे। याद रखना, सिर्फ जिना बिल जबर में 4 मेल गवाह होंगे। इसके अलावा जो बाकी हैं उनके अंदर 2 मेल गवाह होते हैं। हदूद केसेस में 4, जिना में और जिना बिल जबर में 4 मेल गवाह होते हैं। इसके अलावा बाकी जो हदूद केसेस उसमें 2 मेल गवाह होते हैं, ठीक है। मगर गवाह जो होंगे वही मेल होंगे, मुसलमान होंगे, एडल्ट होंगे, साउंड माइंडेड होंगे। अब आपसे पूछ सकता है कि फिनेंशियल जो मैटर है उसके अंदर कुरान और सुन्नत के मुताबिक किस तरह गवाही होगी। फिनेंशियल मैटर जो होंगे जिनका ताल्लुक मालियात से होगा, उसमें या तो 2 आदमी गवाह हों, 2 मेल गवाह हों, या उसमें 1 आदमी और 2 औरतें गवाह हों। अब आपसे पूछ सकता 2 औरतें क्यों, कुरान ने खुद उसका जवाब दे दिया ताकि एक जब भूल ले तो दूसरी उसको बता दे। आगे ये भी किसी फ़िक़्ह में जो है ना, जो फ़िक़्ह की जो है कैटेगरीज, तो कुछ फ़ुक़हा ने यह भी कहा है कि 4 औरतें भी फिनेंशियल मैटर के अंदर गवाह हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ ऑप्शन 4 का आए फीमेल का और बाकी किसी का ना, फिर तो आप इसको ठीक करना। अगर तो आ जाए सिर्फ 2 मेल गवाह होंगे, ठीक है, तो 2 मेल गवाह होंगे। अगर 2 मेल नहीं मिल रहे तो 1 मेल और 2 फीमेल, ठीक है। अगर ये नहीं मिल रहे तो फिर 4 फीमेल होती है। वरना ज़्यादातर अक्सर फ़ुक़हा ने, जमहूर फ़ुक़हा ने क्या कहा है कि 2 मेल या फिर 1 मेल 2 फीमेल। अब आपसे पूछ सकता है कि क्रिमिनल मैटर के अंदर जो है वो कितने गवाह हो सकते हैं। क्रिमिनल मैटर के अंदर कोई 1 भी गवाह हो सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि जो स्पेशल मैटर होते हैं, आम जो मैटर होंगे, उसमें कौन गवाह हो सकता है। उसमें 1 फीमेल भी गवाह हो सकती है। मसलन एक लेडी डॉक्टर है, वो एक औरत का ऑपरेशन कर रही है, उस दौरान कोई मामला होता है तो वो अकेली गवाही दे सकती है। एक आदमी है, वो सफ़र कर रहा है किसी जगह के ऊपर, वहाँ पे कोई वाक़या होता है, वो अकेला ही है उस वक्त गवाह है, तो वो गवाह हो सकता है, ठीक है। मगर हदूद के मामले के अंदर सख्ती दिखाई गई है, ठीक। जी, हम जब LLB का पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, या अल्लाह गेट के हिसाब से पढ़ाया। हमारे एक में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम, अल्लाह हाफ़िज़।